गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 आनुवंशिकी का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला पार्ट लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो है उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि पहले हम जानवर हुआ करते थे और धीरे धीरे हमें इंसान की प्रवृत्ति आती गई और धीरे धीरे हम इंसान की श्रेणी में आ गए, हमें सभ्यता आने लगी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि जो पुराना टाइम था उस टाइम हमारे में सभ्यता नहीं थी, पर हमारा जो अ, जैसे हमारे माता पिता होते हैं उनसे कुछ गुण बच्चों में आते हैं, तो उन्हीं गुणों में कुछ बदलाव होते रहते हैं और वो विभिन्नताएं आती रहती है। जैसे ऐसा माना जाता है जो जिराफ है वो एक टाइम पे घास खत्म हो गया तो वो घास कहाँ से लेने लगा, पेड़ों से लेने लगा, और पेड़ों से घास लेने लगा, पेड़ों की पत्तियां खाने लगा, तो उसकी गर्दन क्या होती गई, धीरे धीरे लंबी होती गई। क्योंकि और ये ऐसा ऐसा नहीं है, ये बहुत सालों में होता है, तो हम में भी ये परिवर्तन हुए और ये काफ़ी सालों में हुए। तो इनमें ऐसी एक कौन सी चीज़ होती है जो माता पिता से बच्चों में आती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों जीन। जीन, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आनुवांशिकी का मतलब क्या है। आनुवांशिकी का क्या मतलब है बच्चों? तो यहाँ पे आनुवांशिकी का मतलब यह है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नता, आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी कहा जाता है। मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो जीव विज्ञान है उसकी वो शाखा, मतलब अध्ययन कर रहे हैं हम किस चीज़ का, आनुवांशिकी का और विभिन्नताओं का। जो हमें विभिन्नताएं आ रही है धीरे धीरे, और जो हमें आनुवांशिकी, आनुवांशिकता का क्या मतलब है कि जो हमें माता पिता से बच्चों में लक्षण आते हैं वो, और विभिन्नताओं का अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। अब ये जो आनुवांशिकी है ये अंग्रेजी के एक शब्द से मिला है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जेनेटिक्स। और ये जेनेटिक्स जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? बेटसन ने। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था, और इस शब्द की उत्पत्ति हुई है जीन से। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीन, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें हमें समझना क्या है कि आनुवांशिकी का मतलब क्या है कि भाई अध्ययन करना आनुवांशिकी है। किसका अध्ययन करना? आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करना। और इस आनुवांशिकी शब्द या फिर जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बेटसन ने। अंग्रेजी में आनुवांशिकी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अगला बात करते हैं कि सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी व दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। मैंने बताया जो माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी लक्षण बोलते हैं। जैसे हमारे समाज में बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं कि नाक माता पिता पे गई है, चेहरा किस पे गया है, तो वो परिवार वालों पे ही जाता है, क्योंकि परिवार वालों से ही गुण आए हैं। तो इसी तरह से, और वो जो गुण आते हैं उनको हम बोलते हैं युग्मक, ठीक है। तो सजीव में जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जा रहे हैं उन्हीं को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आनुवांशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण वंशागति कहलाता है। मतलब जो जनक पीढ़ी है, जो माता पिता है, और संतति पीढ़ी जो बच्चे हैं। संतति पीढ़ी का मतलब बच्चे, और आनुवांशिकी पीढ़ी मतलब माता पिता। उनसे जो गुण आ रहे हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वंशागति, ठीक है। और वंशागति को अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था स्पेंसर ने, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा हमने? यहाँ पे देखा कि बेटसन ने दिया था सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द, जिसका मतलब है आनुवांशिकी। और यहाँ पे वंशागति, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, ये किसने दिया था? स्पेंसर ने। तो दोनों चीज याद ध्यान रखनी है। अब इस अध्याय में हमको जो मेन चीज पढ़नी है वो पढ़नी है मेंडल के बारे में। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिनको कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता, आनुवांशिकी का जनक। ये जो विज्ञान की शाखा है जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे, इसी के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल,
और इन्होंने जो नियम दिए उनको हम मेंडलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलवाद। ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्या किया कि एक चर्च के पादरी हुआ करते थे, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें चर्च होता है, उसके पादरी थे ये। और वो उन्होंने क्या किया कि उनका एक बगीचा था, उद्यान था, उस उद्यान में मटर के पौधे पे इन्होंने कुछ प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने कुछ नियम बताए और उन्हीं नियम को हम क्या बोलते हैं? मेंडलवाद। ठीक है। समझ में आता है कि आनुवांशिकी के पिता थे ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या किया, उद्यान के मटर के पौधे पे, जो बगीचे में मटर बोई इन्होंने, उस पर कुछ प्रयोग किए और उन मटर के पौधों पे प्रयोग करके इन्होंने कुछ नियम दिए, उनमें जो जो बदलाव हुए उनके बारे में नियम दिए, उसी को हम बोलते हैं मेंडलवाद। ठीक है। अब अगली चीज हम समझते हैं कि इन्होंने जो नियम दिए उनकी सफलता के क्या कारण रहे। इन्होंने जो नियम दिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे खोज की है, पर यही क्यों सफल हुए? ये सफल इसलिए हुए, इनकी सफलता के कारण हम क्या देखते हैं कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जो मटर के पौधे, उनमें बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कोई मटर का पौधा छोटा है, कोई बड़ा है, किसी के बीज अलग है, किसी के फूल अलग है, तो उन्होंने एक समय पे एक ही लक्षण को देखा। एक ही लक्षण मतलब या तो उन्होंने जैसे फूल के रंग को देखा पहली बार, या फिर उनकी ऊंचाई को देखा, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो एक ही लक्षण का एक बार में अध्ययन किया। दूसरा क्या कारण था इनकी सफलता का कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में सभी आंकड़ों को सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। सांख्यिकी विश्लेषण का मतलब होता है कि लिख के विश्लेषण करना, किसी चीज को लिखना लिखना और लिख के विश्लेषण करना। जैसे हम गणित में सवाल को लिखते हैं, उसी तरह लिख के विश्लेषण करने को कहते हैं हम सांख्यिकी विश्लेषण। तो इन्होंने सभी आंकड़ों को लिखा, सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन किया, ये इनका दूसरा कारण था। तीसरा कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। इन्होंने पादप का चुनाव क्या किया? मटर। और मटर का सावधानी पूर्वक का क्या मतलब हुआ कि मटर जो है बहुत जल्दी उग जाता है, एक तो साल में 2-3 बार उग सकता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए इन्होंने पादप, ये पौधे का चुनाव है, ये भी सावधानी पूर्वक किया। तो ये 3 कारण थे मेंडल की सफलता के। अब मटर के पादप का चयन तो इन्होंने किया, अब इसके पीछे क्या कारण रहे? मटर के पादप का चयन किया, पर क्यों किया? मटर का ही क्यों किया भाई? इतने सारे और पादप होते हैं, उनका कर लेते, तो मटर के पौधों का ही क्यों किया? तो वो देखते हैं। सबसे पहला कारण था, एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियां उत्पन्न हो जाती है और उन पर अध्ययन किया जा सकता है। तो एक वर्षीय पौधा है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको बढ़ने में। दूसरा कारण है कि द्विलिंगी पुष्प, इसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिसपे हम स्वपरागण कर सकते हैं, और अगर आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से हम पर परागण भी कर सकते हैं। अगले बिंदु में यही लिखा है कि कृत्रिम परागण भी कर सकते हैं और स्वपरागण भी कर सकते हैं। इसमें दो, हमें क्या लिखना है, हमें पेपर में लिखना है कि एक वर्षीय पादप है और कम समय में इसकी बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा बिंदु लिखना है, द्विलिंगी पुष्प होते हैं इसमें और इसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण होता है और कृत्रिम विधि से परपरागण भी किया जा सकता है, ये भी एक। और इस विधि का नाम क्या है? विपुसन विधि। विपुसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण भी किया जा सकता है। अच्छा, अगला बिंदु है, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं। मतलब विपर्यासी लक्षण को हम आगे देखेंगे अभी क्या क्या होते हैं। ये समझो, मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। बहुत सारे लक्षणों का मतलब बहुत सारे 2-3 तरह के फूल आ जाते हैं, उसमें बीज का आकार अलग अलग होता है, वो पाद उनकी ऊंचाई छोटी बड़ी होती है, उनमें फली का आकार अलग होता है। तो इस तरह से इनमें बहुत सारे विपर्यासी लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये इसके पादप को चयन करने के इनके कारण थे। अब क्या क्या लक्षण हैं मटर के पौधे में वो देखते हैं कि कौन कौन से विपर्यासी लक्षण है। यहाँ पे विपर्यासी लक्षणों की बात की ना, ये विपर्यासी लक्षण, तो ये कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो पहला लक्षण है, इसको हम सारणी से देखेंगे। ये सारणी, इस सारणी में, एक मिनट, ये सारणी है और इस सारणी में पहले भाग में लक्षण, बीच में इनका प्रभाव और इनका
क्या प्रभाव नहीं है वो बता रखा है। तो बीज, पहला लक्षण है बीज की आकृति। इसमें दो तरह के बीज की आकृति होती है, एक बीज तो होते हैं गोल और एक होते हैं झुर्रीदार, दो तरह के बीज होते हैं। दूसरा लक्षण है बीज का रंग। बीज का रंग पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। जो मटर के पौधे होते हैं उसमें बीज का रंग पीला और हरा दोनों हो सकता है। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद दोनों तरह के हो सकते हैं। ये भी इनके लक्षण थे। कितने हो गए? 1, 2 और 3, 3 लक्षण हो गए। अगला देखते हैं चौथा लक्षण है कि फली की आकृति। इसमें जो मटर में फली आती है दो तरह की होती है, एक तो फूली हुई फली, एक संकीर्णत। संकीर्णत का क्या मतलब है? पिचकी हुई। अगला है फली का रंग। पांचवा लक्षण क्या है? पांचवा विपर्ययी लक्षण फली का रंग। फली का रंग दो प्रकार का था, हरा और पीला। मटर के पौधे में हरे और पीले दोनों कलर की फली थी। अगला गुण है पुष्प की स्थिति। पुष्प दो तरह के, एक तो कक्षीय, एक अग्रस्थ। पुष्पीय और अग्रस्थ दो तरह के इनमें गुण हैं। पुष्पीय का, कक्षीय का क्या मतलब है? कक्षीय का मतलब है कि जो जब पुष्प अंत में आए, फिर यहाँ से एक और निकला, फिर अंत में आए। यूँ नहीं कि पुष्प यहीं पे 2-3 आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से पुष्प देखो, इसमें 2-3 यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ये अग्रस्त है। कक्षीय में पादप में ये बिंदु अलग है, अगला बिंदु अलग है, फिर आगे पुष्प आ रहा है। तो पुष्प की स्थिति। तो 6 गुण हो गए। अगला गुण है 7वां गुण। 7वां गुण है पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई, पादप दो प्रकार के थे, एक तो लंबे और एक बोने। बोने पौधे मतलब जिनकी ऊंचाई कम है। इनकी जो ऊंचाई है बच्चों, वो क्या है? कम है। इनकी जो ऊंचाई है वो है कम, जिनको हम क्या बोलते हैं? बोने पौधे। और जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं लंबे पौधे। तो ये गुण थे। तो कितने तरह के गुण हो गए? 7 तरह के गुण हो गए। समझ में आया? 7 तरह के गुण हो गए पादपों में। तो इतने सारे गुण थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि मटर का पौधा, और कौन सा मटर? उद्यान वाला मटर, जो बगीचे में लगता है, उद्यान वाला मटर। अब जितना पढ़ा उसके हिसाब से हमारे जो प्रश्न है अभ्यास के वो देखते हैं। पहला प्रश्न है जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? पहला क्वेश्चन है जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? कोशिश करो आप, कमेंट में लिखो मुझे आंसर। जेनेटिक्स शब्द दिया था बेटसन ने। हमने बात की थी, बेटसन ने कौन सा शब्द दिया? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। दूसरा प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए? तो देखो यहाँ पे मीठा मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर या उपरोक्त सभी। तो हमें क्या बताना है? उद्यान मटर, क्योंकि बगीचे वाले मटर पे उन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखो तीसरा, आनुवांशिकता और विभिन्नता के अध्ययन की शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता और विभिन्नता की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। तो इसका पहला सही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आता है, ये इसका पहला भाग था। अगले भाग में हम देखेंगे इसके आगे की और कहानी क्या है पूरे अध्याय की।